आप सभी को अपने चैनल स्टार मेकर सीटेड कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। मैं सोनू सर आप सभी के बीच सीटेड का मैं पेडागोजी का एक कंटेंट लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बेन हीले। बेन हीले जिन्होंने ज्यामिति पर अपना विचार दिए हैं। बेन हीले से संबंधित सीटेड में यानी पेपर सीटेड का पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों पेपर में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये फिक्स माना जाता है वो पेपर 1 हो सीटेड का या पेपर 2 हो, यानी 1 to 5 का पेपर आप दीजिए या 6 to 8 का दीजिए, दोनों में मैथ का पेडागोजी में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बेन हीले ने क्या क्या विचार दिए और किस तरह से उन्होंने बच्चे के मानसिक में ज्यामितीय विचार के बारे में बताए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेन हीले जो है वह ज्यामिति पर विचार दिए हैं और कोई भी मैथ का कंटेंट जैसा कि होता है स्थानीय मान हो गया या वास्तविक मान हो गया या अंकगणित संबंधित हो गया, ये सब किसी पर नहीं दिए हैं, सिर्फ दिए हैं वो तो ज्यामिति पर अपना विचार दिए हैं। यानी ये भी प्रश्न सीट में पूछा जा चुका है कि बेन हीले जो है वो किस पर सिद्धांत अपना दिए हैं, किस पर अपना विचार दिए हैं, तो होगा सही जवाब ज्यामिति पर। चलिए हम लोग समझते हैं कि उनका स्टेज क्या होता है, यानी अवस्था कितने हैं और कितने लेवल हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इन्होंने जो है अपने अध्ययन के अनुसार बताए हैं कि बालक में जो ज्यामितीय विचार का विकास होता है, जो ज्योमेट्री का विकास होता है, उस पर बालक का किसी प्रकार का आयु का जिक्र नहीं किया गया। यानी बेन हीले जो है किसी बालक की आयु के बारे में जिक्र नहीं किए हैं, यानी उसके एज पर किसी प्रकार का बाउंडेशन के बारे में उन्होंने नहीं बताया। जैसा कि आप पेडागोजी पढ़ेंगे CDP का, जिसमें जिम पियाजे ने एज के बारे में बताए हैं, लेकिन बेन हीले ने किसी बालक की एज के बारे में नहीं जिक्र किए, नहीं बताया। सबसे पहला चीज ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बेन हीले जो है पहला उनका अवस्था है, यानी पहला स्टेज जो है उसका नाम है मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण को ही कहा जाता है दृश्यीकरण। दृश्यीकरण का यानी मानसिक चित्रण का एक नाम और है जिसको कहा जाता है हिंदी में चाक्षुषीकरण। यानी मानसिक चित्रण, दृश्यीकरण, चाक्षुषीकरण तीनों एक ही सेंस में यूज किए जाने वाले शब्द हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है विजुअलाइजेशन, जिसको बेन हीले ना लेवल 0 के नाम से जानते हैं या बताए हैं। यानी दृश्यीकरण या मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण जो होता है वह लेवल 0 होता है। दूसरा स्टेज इनका है जिसका नाम है विश्लेषण, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है वो लेवल 1 होता है। और तीसरा स्टेज है जो है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन को कहीं कहीं जो है हिंदी वर्ड चेंज करके लिख देता है संबंध। यानी आपको ध्यान रखना होगा, अगर संबंध लिखा है तो वो भी अनौपचारिक निगमन से ही संबंधित होता है। यानी संबंध जो स्टेज है जिसको अनौपचारिक निगमन ही कहा जाता है। अनौपचारिक निगमन को इंग्लिश में कहा जाता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको लेवल 2 माना जाता है। और नेक्स्ट है स्टेज 4, जिसको कहा जाता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन जिसको इंग्लिश में फॉर्मल डिडक्शन कहा जाता है, वो लेवल 3 होता है। और सबसे लास्ट स्टेज है बेन हीले का, जिसका नाम है दृढ़ता। दृढ़ता या कठोर कहिए या स्वयंसिद्ध कहिए, तीनों नाम सेम है, जिसको इंग्लिश में रीगर कहा जाता है। ये लेवल 4 होता है। यानी कुल मिला के स्टेज जो होते हैं 5 होते हैं, और लेवल को जो गिना जाता है 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 से 1 2 3 4। यानी इस प्रकार से लेवल जो देखा जाता है 4 तक होता है, 0 से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन स्टेजेस जो होते हैं 1 से स्टार्ट किए जाते हैं। दूसरी बात हम लोग ध्यान देंगे अब इसमें व्यापक रूप से क्या क्या इसमें चीज़ें जानना होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, ताकि ये सारा स्टेज और सारा लेवल के बारे में हम लोग समझ जाए, किसी प्रकार से प्रश्न ना छूटे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानसिक चित्रण का पहचान कैसे कर पाएंगे, या फिर विश्लेषण का औपचारिक या दृढ़ता का पहचान कैसे करेंगे, हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानसिक चित्रण के बारे में, जिसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो विजुअलाइजेशन जो होता है,
जिसमें लेवल 0 होता है, उसमें देखा जाता है कि जब कोई बालक किसी भी ज्यामितीय आकृति को, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दीजिए उस बालक को, जब कोई बालक किसी भी ज्यामितीय आकृति को उसके भुजा के आधार पर या दिखावट के आधार पर यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बालक किसी भी ज्यामितीय आकृति का पहचान उस ज्यामिति के भुजा के आधार पर या दिखावट के आधार पर करता है, तो वह बालक जो है मानसिक चित्रण में यानी विजुअलाइजेशन में होता है। जैसे कहा जाता है कि 3 भुजा वाली बंद आकृति को क्या कहा जाता है, तो यदि बालक 3 भुजा वाली बंद आकृति को यानी 3 भुजा से जो बंद आकृति को है, अगर उस आकृति को वह भुजा को काउंटिंग करके यानी 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा यानी भुजा को गिन करके अगर बालक बताता है कि सर ये त्रिभुज है, यानी बालक जब भुजा के आधार पर बताएगा, जैसे ये 3 भुजा गिना, साइड्स गिना और कहा कि सर ये त्रिभुज है, तो समझेंगे हम लोग बालक जो है मानसिक चित्रण में। वो त्रिभुज में कोई त्रिभुज रहे, न्यून कोण त्रिभुज रहे या अधिक कोण त्रिभुज रहे या समकोण त्रिभुज रहे, सारा त्रिभुज को त्रिभुज ही कहेगा। यानी बालक जो है इस अवस्था में गुण नहीं जानता है, सिर्फ बालक जानता है कि साइड्स कितने हैं यानी कितने भुजा कितने हैं, बस भुजा को काउंटिंग करेगा और बताएगा कि सर त्रिभुज है। इस अवस्था में बालक ये नहीं बता पाता है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। सिर्फ ये भुजा इस अवस्था में यानी मानसिक चित्रण में बालक सिर्फ ये कह पाता है कि भुजा को काउंटिंग करता और कहता है त्रिभुज है। या फिर चतुर्भुज में अगर देख लेते हैं, जैसा कि अगर 4 भुजा का कोई आकृति हम बना देंगे, अगर पूछेंगे उस बालक से कि बाबू ये क्या है, तो वो बालक कहेगा कि सर ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आप उसको आयत दे दीजिए या वर्ग दे दीजिए या समचतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज, सभी को बालक कहेगा कि सर ये चतुर्भुज ही है। यानी इस अवस्था में बालक में सिर्फ भुजा को गिनने से संबंधित अवधारणा का विकास होता है। जैसा कि इस बार एक ऑनलाइन में प्रश्न आया हुआ है कि एक बालक जो है समोसे को देख करके कहता है कि त्रिभुज है। तो अब देखिए समोसे का आकार जो होता है वो त्रिभुज शेप टाइप का होता है। यानी बालक जो है उस समोसे का आकार को जो है एक ज्योमेट्रिकल शेप से जोड़ा, वो भी कैसे जोड़ा, तो दिखावट के आधार पर जोड़ा। यानी अगर कोई बालक किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को देखा और उसका संबंध कोई निश्चित ज्यामिति विचार से जोड़ दिया, तो समझेंगे कि हम लोग बालक जो है मानसिक चित्रण में, जैसे समोसे को त्रिभुज कहना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई एलईडी को दिखाएंगे, अगर एलईडी को बालक कहेगा चतुर्भुज है, समझेंगे दिखावट के आधार पर बालक वर्गीकृत किया है चीजों को। तो जब दिखावट के आधार पर बालक कोई वर्गीकृत करे या भुजा के आधार पर वर्गीकृत करे, तो सारा जो होता है वो मानसिक चित्रण का स्टेज माना जाता है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे विश्लेषण के बारे में। विश्लेषण में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानसिक चित्रण जो है वो लेवल 0 हुआ आते हैं। चलिए आइए हम लोग समझेंगे विश्लेषण के बारे में, एनालिसिस, जिसका लेवल 1 होता है। यानी बेन हिल ने जो है ज्योमेट्रिकल शेप में विश्लेषण के बारे में बताया है। उनका कहना है कि जब कोई बालक किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को उसके गुण के आधार पर वर्गीकृत करे यानी अलग अलग करे, तो समझा जाता है कि वह बालक विश्लेषण में है। जैसे आइए समझते हैं हम लोग, जैसे जब कोई बालक 3 भुजा वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहे, साथ साथ में उसका गुण के आधार पर, जैसे इसमें ABC एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज में भी देखा जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज है। यानी जब कोई बालक किसी भी ज्यामितीय आकृति को उसके गुण के आधार पर, जैसे इस त्रिभुज 3 भुजा वाली बंद आकृति को न्यून कोण कहा, यदि 3 भुजा वाली बंद आकृति में यदि एक कोण समकोण बन रहा होता है, तो उस त्रिभुज को बालक कहेगा कि समकोण त्रिभुज है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बालक किसी भी ज्यामितीय शेप को जब उसके गुण के आधार पर, जैसा कि इसमें गुण बताया बालक कि 3 भुजा वाली बंद आकृति जो त्रिभुज तो होता ही है, साथ साथ में गुण के आधार कोण उसका
उसका 90 डिग्री से कम होता है तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि जिस त्रिभुज का कोण एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि हम लोग आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 4 भुजा वाली बंध आकृति है, तो 4 भुजा वाली जो बंध आकृति होगा उसको चतुर्भुज कहा जाता है। और चतुर्भुज में साथ साथ बालक यहाँ पर ये भी कहेगा कि सर ये जो है आपका आयत है। आयत इस आधार पर कहा कि जैसा कि बालक जानता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा कहें, यानी आमने सामने की भुजा समान हो, बराबर हो। जैसा कि देखिए इसमें ए बी और सी डी जो है सम्मुख भुजा है, तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। और साथ साथ में ए सी और बी डी दोनों सम्मुख भुजा है, सम्मुख साइड्स है, इसलिए ए सी जो है और बी डी जो है दोनों बराबर है। यानी जब कोई बालक किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को उसके गुण के आधार पर, यानी जब कोई बालक 4 भुजा वाली बंध आकृति को आयत कहे या वर्ग कहे तो हम लोग समझेंगे वह बालक में गुण का विकास हो चुका है, यानी बालक गुण के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, यानी बालक जो है किसमें है तो विश्लेषण में है। जैसा कि सर एक प्रश्न आया हुआ था कि एक बालक है जो वर्ग और आयत में अंतर कर लेता है, तो कोई भी बालक होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में अंतर तभी कर पाएगा जब उसका वह गुण जानेगा। बिना गुण जाने कोई भी 4 भुजा वाली बंध आकृति को बालक आयत, वर्ग या समचतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज नहीं कह पाएगा। वही बालक आयत और वर्ग और समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज कहेगा जो बालक 4 भुजा वाली आकृति को, यानी 4 भुजा से बंध वाली आकृति को या उसकी गुण जानेगा, तब बताएगा अलग अलग। यानी जब ज्योमेट्रिकल शेप में आपसे अंतर पूछा जाए कि वर्ग और आयत में अंतर कोई बालक कर लेता है तो वह बालक किस अवस्था में है, तो सीधा सीधा समझिएगा गुण जान रहा है, यानी गुण के आधार पर ही वर्गीकृत किया जा रहा है, तो बालक रहेगा जो विश्लेषण में रहेगा। जैसा कि प्रश्न आया हुआ था कि रोहित जो है 5वीं कक्षा का छात्र है जो वर्ग और आयत में अंतर कर लेता है, तो रोहित वर्ग और आयत में अंतर कर लेता है, यानी रोहित वर्ग और आयत का गुण जानता है, इसलिए बालक जो होगा वह होगा विश्लेषण में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि विश्लेषण तो हो ही गया, दूसरा है यानी अगला स्टेज है आपका अनौपचारिक निगमन। तो अनौपचारिक निगमन जो है, अनौपचारिक निगमन जो होता है इसको कहीं कहीं देखा जाता है कि अनौपचारिक निगमन को संबंध भी लिख देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनौपचारिक निगमन जो होता है उसमें बालक तो गुण जानता ही है, साथ साथ में जो बालक होता है वह संबंध स्थापित करना भी जान जाता है। जैसा कि सर आप लोग जानते हैं कि जब कोई बालक ज्योमेट्रिकल शेप को उसके गुण के आधार पर बांटे, साथ साथ में ज्योमेट्रिकल शेप को यानी ज्यामितीय आकृति को एक आकृति को दूसरे आकृति के साथ संबंध स्थापित करे, तो समझिएगा वह बालक जो है अनौपचारिक निगमन में है। जैसे आइए समझिए थोड़ा, यानी जैसे जब कोई बालक किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे मान लीजिए ए वर्ग है और ए आयत है, तो जैसा कि विश्लेषण में आप जान रहे थे कि विश्लेषण में बालक वर्ग और आयत दोनों में अंतर कर लेता है, यानी दोनों का गुण जानता है विश्लेषण में ही। लेकिन अनौपचारिक निगमन में देखिए क्या करेगा, गुण तो जानेगा ही अनौपचारिक निगमन में, और साथ साथ में जो है संबंध स्थापित करेगा, संबंध। और दूसरा बात है इसमें जो है सूत्र भी जानेगा, सूत्र भी जानता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, रचना जो करता है भाषा के आधार पर रचना भी इसी करता है, भाषा के आधार पर रचना। अब देखिए, यानी अनौपचारिक निगमन में बालक क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा, दूसरा बात है सूत्र जानेगा, तीसरा बात है भाषा के आधार पर रचना करेगा। जैसे बालक जब अनौपचारिक निगमन में होता है तो बालक कहता है कि सर वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज भी होता है, या फिर बालक कहेगा कि वर्ग जो होता है वह जो आयत भी हो सकता है। यानी इंग्लिश में एक वर्ड कहा जाता है, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल।
ये बात आप लोग जानते होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक ज्यामितीय आकृति को दूसरे ज्यामितीय आकृति के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाता है तो समझा जाता है कि बालक अनौपचारिक निगमन में है, यानी इनफॉर्मल डिडक्शन में है। जैसा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इस बार एक प्रश्न आया हुआ था, पूछा गया था कि एक बालक जो है कहता है कि वर्ग आयत भी है और वर्ग समचतुर्भुज भी दोनों है। तो यानी बालक जो है वर्ग को आयत के साथ जोड़ा और वर्ग को जो है समचतुर्भुज के साथ भी जोड़ा, यानी एक ज्यामितीय आकृति को दूसरे ज्यामितीय आकृति के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो सिंपल समझना है कि जब बालक कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप को एक शेप को दूसरे शेप के साथ जब संबंध स्थापित करे तो वह बालक जो होगा वह अनौपचारिक निगमन में होगा, यानी इनफॉर्मल डिडक्शन में। लेवल आपका हो जाएगा 2। सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज और समझना है कि जैसे सूत्र का जो ज्ञान होता है बालक का इसी अवस्था में होता है। पहले इसमें बालक जो है दृश्यकरण में यानी मानसिक चित्र में बालक से भुजा के आधार पर या दिखावट के आधार पर बांटेगा और विश्लेषण में आपका जो है गुण के आधार पर वर्गीकृत करेगा। और लेकिन अनौपचारिक निगमन जो होता है उसमें ही आकर के बालक जो है सूत्र का ज्ञान हो पाता है, सूत्र जानता है। जैसा अगर बालक से कोई पूछा जाता है, जैसे प्रश्न रहता है कि ममता जो है सूत्र भी जानती है, तो ममता जो है बेन हिले के अनुसार किस अवस्था में है, तो हम लोग समझेंगे कि अनौपचारिक निगमन में है, क्योंकि बालक को सूत्र का ज्ञान जो होगा अनौपचारिक निगमन में ही होता है। चलिए अगला स्टेज देखेंगे हम लोग, औपचारिक निगमन। चलिए देखिए, इसमें औपचारिक निगमन में जो है बालक सूत्रों को सिद्ध करता है, जरूर सिद्ध करता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी बालक सिद्ध करेगा तो अपने कथनानुसार यानी अपने स्वयं खुद से सिद्ध नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति उसको बताए जिस प्रकार से सूत्रों को सिद्ध करने के लिए उनके अनुसार वो सिद्ध करेगा। ये होता है औपचारिक निगमन। जैसा कि सर एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर जो है LHS पक्ष जो है RHS पक्ष का इक्वल है। जब बालक को उसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे, तो जब बालक इस गणितीय सूत्र को किसी के द्वारा बताए गए कथनानुसार अगर सिद्ध कर लेता है तो वह बालक जो होगा वह औपचारिक निगमन में होगा। समझ गए होंगे? आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्या आपकी कमियां हैं, किस प्रकार से माने कौन सा दिक्कत है, कौन सा प्रश्न में दिक्कत है, आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम समझ सकें, पढ़ सकें और आपकी कमियों को दूर कर सकें। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जो वीडियो देख रहे होंगे वो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें, विचार लिखें कि किस प्रकार से दिक्कत हो रही है आपसे, तब हम जा करके उस प्रकार की वीडियो बना करके आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम लोग लास्ट स्टेप पढ़ते हैं, लास्ट अवस्था जिसका नाम है दृढ़ता या कठोर या स्वयं सिद्ध। जैसा कि आप अभी जाने कि जब कोई बालक गणितीय संप्रत्यय को किसी के द्वारा बताए गए कथनानुसार सिद्ध करता है, प्रूव कर देता है, तो वह बालक जो होगा औपचारिक निगमन में होगा। लेकिन जब कोई बालक किसी भी गणितीय संप्रत्यय को, गणितीय अवधारणा को अपने कथनानुसार सिद्ध करे तो वह बालक हो जाता है लास्ट स्टेज जिसका नाम है दृढ़ता या कठोर या स्वयं सिद्ध। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब बालक किसी भी गणितीय संप्रत्यय को अपने अनुसार, खुद के अनुसार सिद्ध करे तो वह हो जाता है स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध का ही नाम लिखा गया है कठोर, जिसको इंग्लिश में रीगर का नाम से जाना जाता है, RIGOUR, जिसका लेवल 4 होता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप, पहला चीज ये जो टॉपिक्स जो है वो आप सबों के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ये जो ऐसा टॉपिक्स है कि हमेशा जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, उसमें जाकर के हर एक सेट में आपको बेन हिले का प्रश्न मिलेगा, और वो भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में रहेंगे मैथ के पेडागोगी में। एक बात कन्फर्म ही मान लीजिएगा। इसलिए इस टॉपिक को जो भी बात बताया गया है उसको आप बैक में जा करके आप वीडियो को पीछे करके या आगे करके जहाँ पर जो समझ में नहीं आया होगा, या हो सके तो 2 बार या 3 बार वीडियो को देख करके आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं लेवल 4 में यानी स्वयं सिद्ध या कठोर में क्या होता है चीजें।
जैसे जब कोई पूछा जाता है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है कि एक बालक है जो गणितीय अवधारणा को, गणितीय संप्रत्यय को गुण के आधार पर, भाषा के आधार पर तथा सूत्रों को सिद्ध करता है, वो भी अपने व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर जब प्रूव करता है तो बालक किसमें है? तो बालक माना जाता है कि आपका जो है स्वयं सिद्ध में है। यानी जब बालक कोई भी गणितीय अवधारणाओं को, गणितीय संप्रत्यय को अपने व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर सिद्ध करे तो समझा जाता है कि बालक जो है स्वयं सिद्ध यानी कठोर यानी लेवल 4 में है। जैसा कि प्रश्न आया हुआ था कि काजल जो है किसी भी गणितीय संप्रत्यय या गणितीय सूत्रों को अपने व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर सिद्ध करती है तो वह जो है काजल यानी बेन हीले के अनुसार किस अवस्था में है? तो वह जो है हो जाएगी स्वयं सिद्ध यानी कठोर यानी लेवल 4 में हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि स्वयं सिद्ध या कठोर या रीगर तभी होगा जब कोई बालक किसी भी गणितीय संप्रत्यय को अपने व्यक्तिगत, अपने इंडिविजुअल परीक्षण के आधार पर सिद्ध करे तो समझा जाता है कि वो कठोर में होगा, लेवल 4 में होगा। जैसा कि सर सबका अपना अपना बनाते समय गणित हम लोग बनाते हैं तो गणित बनाते समय कुछ लोग होते हैं ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स लागू करते हैं। तो जो ट्रिक बनाया जाता है ना तो कोई सबका ट्रिक अलग अलग होता है। कोई गणित का जो सॉल्यूशन किया जाता है उसमें सबका ट्रिक एक ही जैसा नहीं होता है, सबका अपना अपना मंतव्य होता है, खुद अपने अनुसार बनाते हैं। एक गणित को कई एक तरह से बनाया जाता है। तो जब कोई बालक किसी भी गणितीय संप्रत्यय को अपने खुद के अनुसार उसको सिद्ध करे या प्रूव करे या उसको हल करे अपने अनुसार, कथनानुसार, खुद से नया नियम बना करके खुद से जब अपने व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर जब सिद्ध करे तो समझा जाता है कि लेवल 4 में। चलिए, इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। और एक बात ध्यान रहे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित यानी बेन हीले से संबंधित जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसको देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि थ्योरी सुनने से या फिर उसको अध्ययन करने से कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। कन्फ्यूजन जो दूर होगा आपका माइंड में जो क्वेश्चन सेटअप हो जाएगा, ये तभी आपको सटीक और बेहतरीन लगेगा, समझ में आएगा जब आप जो क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को आप खड़े उतरिएगा और उस क्वेश्चन में या फिर अभी भी जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को जो है आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं और लिख करके अपना राय को व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं।